नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी पहेली पर बात करने वाले हैं जिसका असर हम सब के रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। जरा सोचिए, सरकारें और बड़े संगठन हर साल न जाने कितनी नीतियां, कितनी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन क्या वे असल में वैसा ही काम करती हैं जैसा कागज पर सोचा गया था? इसका सटीक पता लगाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सच कहूं तो ये एक असंभव संतुलन बनाने जैसा है। चलिए इसे समझते हैं। हम सब ने कभी ना कभी ये बात जरूर महसूस की होगी, है ना? जब कोई बहुत अच्छे इरादे से शुरू की गई योजना जमीन पर आकर धड़ाम से गिर जाती है। सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? और उससे भी बड़ा सवाल, हम असल में किसी सरकारी योजना की सफलता को मापते कैसे हैं? बस यही एंट्री होती है नीति मूल्यांकन यानी पॉलिसी इवैल्यूएशन की। ये कोई आम शब्द नहीं है, बल्कि ये वो वैज्ञानिक टूल है जिससे हम तय करते हैं कि कोई प्रोग्राम वाकई हिट रहा या फ्लॉप। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिन चीजों पर फोकस करेंगे वो हैं नीति मूल्यांकन को डिकोड करना, इसके 3 मुख्य स्तंभ, नीतियों में होने वाले अपरिहार्य समझौते, कुछ उन्नत मूल्यांकन मानदंड, दीर्घकालिक स्थिरता को सुनिश्चित करना और सबसे अंत में अंतिम मूल्य का चुनाव। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, नीति मूल्यांकन को डिकोड करना। आखिर शासन के इस पूरे सिस्टम में इसकी सही जगह क्या है? देखिए, किसी भी नीति का जीवन चक्र काफी लंबा और थकाऊ होता है। सबसे पहले एक समस्या की पहचान होती है, फिर अलग अलग विकल्पों पर विचार होता है और फिर उसे जमीन पर लागू किया जाता है। लेकिन आज हमारा पूरा ध्यान इस अंतिम और सबसे क्रूशियल स्टेप पर है, यानी प्रभाव का वैज्ञानिक रूप से आकलन करना। क्योंकि सिर्फ योजना बना देना काफी नहीं है, हमें यह भी तो देखना होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला, राइट? यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूजन अक्सर होता है निगरानी यानी मॉनिटरिंग और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन के बीच। निगरानी का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई प्रोग्राम चल रहा है या नहीं, जैसे क्या पैसा टाइम पर खर्च हो रहा है। लेकिन मूल्यांकन इससे कहीं आगे की चीज़ है। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ये तय करता है कि कार्यक्रम वाकई सार्थक है भी या नहीं। मतलब क्या इस योजना से लोगों के जीवन में वो बदलाव आया जिसकी असल में उम्मीद की गई थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, 3 मुख्य स्तंभ। किसी भी बदलाव को मापने के लिए विश्लेषक इन्हीं 3 पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला पिलर है प्रभावशीलता या इफेक्टिवनेस। मान लीजिए सरकार ने एक सार्वजनिक साक्षरता अभियान शुरू किया। अब प्रभावशीलता का सीधा सा मतलब ये पूछना है कि क्या वाकई इस अभियान से साक्षरता दर बढ़ी? क्या नीति ने वो फायदा पहुंचाया जिसका उसने वादा किया था? कुल मिलाकर क्या हम अपने लक्ष्य तक पहुंचे? दूसरा पिलर है दक्षता यानी एफिशिएंसी। इसका सीधा कनेक्शन अर्थशास्त्र से है। यहां हम लागत और लाभ के अनुपात यानी कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो को देखते हैं। सवाल यह है कि क्या वही साक्षरता वाले रिजल्ट थोड़े कम पैसे या कम मेहनत में हासिल किए जा सकते थे? क्या हमने अपने संसाधनों का सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया? और तीसरा पिलर है निष्पक्षता या इक्विटी। ये शायद सबसे सेंसिटिव हिस्सा है, क्योंकि ये नीति के लाभों के वितरण पर जोर देता है। मतलब क्या साक्षरता अभियान का फायदा सिर्फ शहरों में रहने वालों को मिला या ये दूर दराज के गांवों तक भी पहुंचा? एक बेहतरीन नीति हमेशा समाज की दूरियों को कम करती है, उन्हें बढ़ाती नहीं है। ये टेबल इन तीनों फोर्सेस को एक साथ बड़ी खूबसूरती से समेट लेती है। ये विश्लेषकों के लिए किसी चेकलिस्ट से कम नहीं है। बस 3 सवाल: क्या लक्ष्य मिला, क्या सही लागत पर मिला और क्या सबको समान रूप से इसका फायदा मिला? अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, नीतियों में अपरिहार्य समझौते। यहां से चीजें थोड़ी ट्रिकी हो जाती हैं। असल में इसे ही असंभव संतुलन कहा जाता है। इस स्लाइड में जो डोनट चार्ट है, उसकी सबसे दिलचस्प बात यह है कि आप इन तीनों हिस्सों को एक साथ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आप पैसे बचाने के चक्कर में दक्षता वाले हिस्से को बढ़ाएंगे तो अक्सर कमजोर वर्गों के लिए निष्पक्षता वाला हिस्सा सिकुड़ जाएगा। ये बिल्कुल एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए कोई बस सेवा शुरू कर रही है। अब अगर लक्ष्य ये है कि हर एक दूर दराज के गांव तक बस जाए ताकि पूरी निष्पक्षता बनी रहे, तो हो सकता है उस बस में रोज सिर्फ 2 ही लोग सफर करें। आर्थिक रूप से देखें तो ये बिल्कुल भी दक्ष या एफिशिएंट नहीं है। यही वो अंतर्निहित संघर्ष है जिसका सामना हर नीति बनाने वाले को करना पड़ता है। आप हर चीज में 100% परफेक्शन नहीं पा सकते। तो फिर इन मुश्किल ट्रेड ऑफ्स को हैंडल कैसे किया जाए? चलिए भाग 4 में कुछ उन्नत मूल्यांकन मानदंडों पर नजर डालते हैं जो विश्लेषकों की मदद करते हैं। अर्थशास्त्र में एक बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्ट है परेटो इष्टतमता या पैरेटो ऑप्टिमैलिटी।
इसका सीधा सा फंडा ये है कि कोई व्यवस्था तब एकदम परफेक्ट है जब वो किसी एक का भी नुकसान किए बिना कम से कम किसी और का फायदा कर दे। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन जब बात सोशल पॉलिसीज की आती है तो ये बहुत उलझ जाता है। और ये उलझता क्यों है? क्योंकि समाज कल्याण की लगभग हर योजना में संसाधनों को बांटना ही पड़ता है। अगर आप किसी को आर्थिक सहायता दे रहे हैं तो जाहिर है वो पैसा कहीं और से, जैसे कि टैक्स के रूप में लिया गया होगा। एक का फायदा दूसरे की लागत पर आता है। ये नीति मूल्यांकन के सबसे गहरे और स्पष्ट संघर्षों में से एक है। यहाँ एक और क्रूशल पॉइंट है, प्रभावशीलता और पर्याप्तता, यानी इफेक्टिवनेस और एडिक्वेसी के बीच का अंतर। मान लीजिए किसानों को कृषि अनुदान बांटने का लक्ष्य था और वो 100% बांट दिया गया। ये तो हुई प्रभावशीलता। लेकिन अगर उस अनुदान के बाद भी ग्रामीण गरीबी वैसी की वैसी ही है तो वो नीति पर्याप्त नहीं थी। सिर्फ चेकबॉक्स टिक करने से कुछ नहीं होता, मूल समस्या का हल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये चीज इस स्लाइड में बहुत ही शानदार तरीके से दिखती है। ये यूएस जनरल अकाउंटिंग ऑफिस की एक असली चेकलिस्ट है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक्सपर्ट्स उन भारी भरकम थ्योरीज को प्रैक्टिकल सवालों और मैट्रिक्स में बदलते हैं ताकि असल जिंदगी में उनका इस्तेमाल हो सके। आगे बढ़ते हैं भाग 5 पर, दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करना। अब नीति लागू हो गई, शुरुआती नतीजे भी आ गए, तो क्या कहानी खत्म? बिल्कुल नहीं। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी नीति मूल्यांकन में शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला पैमाना है। एक सफल नीति वो नहीं है जो सिर्फ तब तक चले जब तक उसे बाहर से फंडिंग मिल रही हो। असली सक्सेस तो वो है जब शुरुआती सपोर्ट खत्म होने के सालों बाद भी वो नीति अपना काम करती रहे। क्या नई बनी सड़कों का रखरखाव हो रहा है? क्या ट्रेनिंग पाए हुए लोग अपना काम जारी रखे हुए हैं? यही स्थिरता की असली पहचान है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम भाग पर, अंतिम मूल्य का चुनाव। यहां आकर हम इस पूरे विषय के दार्शनिक पहलू को समझते हैं। विचारक वॉल्टर लिपमैन का ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। देखिए, मूल्यांकन सिर्फ डेटा या ग्राफ्स का खेल नहीं है। जब हम दक्षता और समानता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आम जनता अंततः बस एक ऐसा व्यावहारिक नियम चाहती है जो काम करे, एक ऐसा सिस्टम जिस पर भरोसा किया जा सके और जो उनके जीवन को आसान बनाए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल पीछे छोड़ना चाहूंगा। जरा अपने आसपास के स्थानीय कार्यक्रमों और योजनाओं को देखिए। वहां इस असंभव संतुलन को अभी कैसे मैनेज किया जा रहा है? क्या वहां दक्षता को समानता से ऊपर रखा जा रहा है या फिर कुछ और ही हो रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।